सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो बताएं, समस्या का आप हिस्सा हैं या फिर समाधान है? आप समस्या का हल ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। पहले तो उन्होंने मतलब जो कुछ कर दिया, लेकिन ऐसी कमेटियों से किसान का नुकसान होने का कुछ भय है हम लोगों को। जब पहले ही कह दिया गया है कि हम ये कानून नहीं मानेंगे किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, तो फिर सरकार इस कानून को वापस क्यों नहीं ले रही है? देखिए, अगर जो रोक लगाया है कोर्ट ने, ये तो भाजपा के लोग पहले से ही कह रहे थे, तो कुछ न कुछ ऐसा नहीं लगता कि जो भाजपा चाह रही थी वही कोर्ट ने किया। हमें लग रहा है इससे हमारी दिक्कत होगी, हमारे लिए जहर है और हम जहर पियेंगे तो बड़ा दिक्कत आएगी उसमें। अब ये चीज़ सरकार ने भी मानी, हाँ भाई कानून गलत है, इसमें संशोधन कर लो। भाई जहर तो जहर ही है, थोड़ा दे दो या भर गिलास दे दो, उसे पियेंगे, मरना तो किसान ही ना भाई। क्या उन चारों सदस्यों को किसान की समस्याओं के बारे में जानकारी है? इतना तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डबवाली केसरी, मैं हूं आपके साथ अनुपमा। कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों पर कई संगठन सवाल उठा रहे हैं। नए कृषि कानूनों पर चल रही गतिरोध को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 3 कृषि कानूनों पर अमल करने पर रोक लगा दी। किसान आंदोलन के लिए मंगलवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी तोड़ी और तीनों कृषि कानूनों को, जिसको मोदी सरकार ने बेहद अलोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी सलाह मुशर्रा के पास कर दिया था, उस पर स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है अनिश्चितकालीन समय के लिए। लेकिन जो अगला बेंच है वो ये है कि जो कमेटी बनाने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और जो कमेटी बन गई है, उनके जो सदस्य हैं उनकी विश्वसनीयता पर, उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। किसान जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं या इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो दरअसल इन कानूनों को बनाने में सदस्य रहे हैं, यानी कि कानूनों को बनाने के दौरान इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। हम आपको बताएंगे उन चारों की प्रोफाइल, वो क्या करते रहे हैं, कोर्ट में उनको क्यों चुना। ये भी काफी हैरानी हो रही है कि जिस तरह से इनके बैकग्राउंड के लोगों को चुना है, जो इनका काम है वो भी पब्लिक है। आप सब देख सकते हैं कि तमाम चारों सदस्य जो चुने गए हैं कोर्ट के जरिए, वो बिल्कुल डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सीधे इन कानूनों का समर्थन करते रहे हैं, बल्कि जैसे किसान नेताओं ने कहा, बकायदा इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। तो हम उनका प्रोफाइल आपको बताएंगे, जिससे साफ तौर पर ये हैरानी पैदा होती है और कई लोग ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं इन चारों की बजाय डायरेक्टली सीधे अंबानी और अंडानी को ही इसका सदस्य बना दिया होता। क्यों सरकार का समर्थन करने वाले इन 4 लोगों को सदस्य बनाया गया? सबसे पहले इनके प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। आइए, भूपेंद्र सिंह मान गुजरांवाला में जन्मे भूपेंद्र सिंह मान को किसानों के संघर्ष में उनके योगदान के लिए 1990 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह 1996 तक उस सदन के सदस्य बने रहे। वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। पिछले दिसंबर में वह एक प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले थे और कुछ बदलावों के साथ तीनों कानून लागू करने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था, कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन किसानों की हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय भी किए जाने चाहिए। कृषि कानूनों की इनकी राय यह है कि ये कृषि कानूनों के समर्थक हैं और इसके अलावा कृषि सुधारों के भी समर्थक हैं। जो रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो किसान विरोधी कदम है, उनको रिफॉर्म्स के नाम से हमारे सामने रखा जाता है, पेश किया जाता है और ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छी बात है, इससे समर्थक रहे हैं। हालांकि वो ये मानते हैं कि प्राइवेट और सरकार के द्वारा चलने वाले बाजार में एक लेवल प्लेन, यानी कि एक तरफ से बराबरी होनी चाहिए, लेकिन एमएसपी पर लिखित गारंटी भी होनी चाहिए। बुजुर्ग हैं ये व्यक्ति, भूपेंद्र सिंह मान। दूसरे व्यक्ति हैं प्रमोद कुमार जोशी। 1953 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। जोशी ने पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में निदेशक का पद भी संभाला था। उन्हें 2012 में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में एक लेख में उन्होंने कहा था कि कृषि कानूनों में कोई भी कमी भारतीय कृषि को उभरते वैश्विक अवसरों पर दोहन करने के लिए विवश करेगी।
लेख में कानूनों की खूबियों का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावी संचार के अभाव में किसान गलत सूचना का शिकार होते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं अशोक गुलाटी। एक प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री गुलाटी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में कृषि के प्रोफेसर हैं। वह कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार 2011-2014 के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। अशोक गुलाटी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में तर्क दिया था कि खेत कानून सही दिशा में है। उन्होंने टिप्पणी की विपक्ष को गुमराह किया गया है। कहा कि कानून भारतीय कृषि को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे और किसानों को लाभान्वित करेंगे। चौथे व्यक्ति हैं अनिल घनावत। अनिल घनावत वर्तमान में महाराष्ट्र स्थित संघ शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना किसान नेता शरद जोशी ने की थी। संगठन केंद्र सरकार द्वारा घोषित खेत सुधारों के समर्थन में आने वाले पहले संगठनों में से एक था। यह निकाय किसानों के संघ के समूह में भी शामिल था, जिसने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि कानूनों के समर्थन के लिए मुलाकात भी की थी, जिसके खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। घनावत के अनुसार कानून एपीएमसी की शक्ति को उसकी चार दीवारों के भीतर कृषि व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबंधित करता है और वास्तविक मुक्त बाजारों को किसानों के लिए संचालित करने की अनुमति देता है। अब खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी को क्यों नहीं अपनाया और क्यों कमेटी पर निरंतर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।